नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने राजस्थान ज्योग्राफी है इनकी हमने शुरुआत कर रखी थी और इस राजस्थान ज्योग्राफी में हमने अरावली पर्वत श्रेणी है उसके बारे में देखिए शुरू कर रखा था और अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में हमने उसकी चर्चा है वो की थी। आज देखिए दोस्तों, हम इस अरावली पर्वत श्रेणी की आगे जो स्थिति है उसके बारे में हम आज देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहां से जब देखिए हम अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए आपके सामने यहां पर ये तो स्थिति है देखो राजस्थान की। मित्रों, ये है आपके सामने देखो राजस्थान और इस राजस्थान में हमने अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ा था और इनकी कुछ खास जो बातें थी उसका तो हमने देखिए अध्ययन वो कर लिया था और अभी आज देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम अरावली जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी में देखिए इनकी कुछ इस्तेलाकृतियों की हम यहाँ से आज चर्चा है वो करते हैं। देखिए ये तो है आपके सामने यहां से अरावली पर्वत श्रेणी। मित्रों, यहां से आपके सामने देखो ये अरावली पर्वत श्रेणी है और इसमें अभी आज हम देखिए यहां से कुछ इस्तेलाकृतियां हैं उनके बारे में देखो पढ़ते हैं कि इस अरावली पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी इस्तेलाकृतियां हैं वो पाई जाती है और उनकी क्या क्या खास बात है। तो ये यहां से देखिए आपके सामने मित्रों ये अरावली पर्वत श्रेणी चल रही है जो राजस्थान में आपके सामने देखिए पढ़ा था कि ये 13 जिलों से गुजरती है। मुख्य रूप से आपके सामने ये 10 जिलों से गुजरती है। अब इस अरावली पर्वत श्रेणी में देखिए आपके सामने कुछ इस्तेलाकृतियां पाई जाती। उन इस्तेलाकृतियों में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से देखें तो यहां पर आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है नागौर और इस नागौर से नीचे यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर आपको जिला मिलेगा अजमेर। तो मित्रों, यहां पर अजमेर और नागौर के मध्य यहां पर आपके सामने देखिए एक इस्तेलाकृति बनती। उस इस्तेलाकृति का नाम है मित्रों आपके सामने देखो कुब्बड़ पट्टी। ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर आपके सामने देखो कौन सा स्थान है, कुब्बड़ पट्टी का है। अब ये कुब्बड़ पट्टी देखिए कहा किसको जाता है तो याद रखना कि राजस्थान में एक तो आपके पास जिला है अजमेर और दूसरा जिला है मित्रों आपके सामने देखो नागौर। एक अजमेर है और एक नागौर है। तो अजमेर और नागौर जिले के मध्य हम यहां से देखें तो अजमेर और नागौर के मध्य मित्रों देखिए यहां पर आपके सामने एक भूगर्भीय जल की पट्टी है। यहां पर अजमेर और नागौर है, इन दोनों के मध्य दोस्तों आपके सामने देखिए ये एक भूगर्भीय जल की पट्टी है। भूगर्भीय जल की पट्टी है और इस पट्टी में मित्रों आपके सामने देखिए क्या रहेगी, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा रहेगी। यहां पर फ्लोराइड की मात्रा क्या रहेगी मित्रों, ज्यादा रहेगी। तो फ्लोराइड की मात्रा जब यहां पर ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो मित्रों निवासी है उन निवासियों की हड्डियों में देखो क्या आ जाता है, इनकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों में क्या आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता। हड्डियों में टेढ़ापन, इनकी हड्डियों में यहाँ पर आपके सामने देखो टेढ़ापन आ जाता। तो उस टेढ़ेपन को क्या कहेंगे तो याद रखना है मित्रों उसको कुब्बड़ पट्टी के नाम से पुकार देंगे। क्या कहेंगे, इसको कुब्बड़ पट्टी बोलेंगे। तो मित्रों यहां से देखो सबसे पहले आपसे ये कहना है कि कुब्बड़ पट्टी है ये अजमेर और नागौर के मध्य, अजमेर और नागौर के मध्य जो भूगर्भीय जल की जो पट्टी है उस पट्टी में फ्लोराइड की मात्रा वो ज्यादा होती है। तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो निवासी है अजमेर और नागौर के उन निवासियों की हड्डियों में देखो टेढ़ापन आ जाता और उस टेढ़ेपन को ही क्या कहेंगे, कुब्बड़ पट्टी है वो बोल देंगे। क्या बोल देंगे मित्रों, कुब्बड़ पट्टी।
तो पहली तो स्थलाकृति आपके सामने देखो कुब्बड़ पट्टी के रूप में आ चुकी है और ये कुब्बड़ पट्टी आपको देखो यहां देखने को मिलेगी। तो पहले आप इनका यहां से स्क्रीनशॉट है वो ले लें। ये कुब्बड़ पट्टी में आपको एक एक स्थलाकृति को बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बातें हैं, तो इन बातों को आप साथ के साथ नोट जरूर करें, साथ के साथ आप नोट जरूर करें और याद भी साथ के साथ करें। अब देखो मित्रों, यहां से आगे कुब्बड़ पट्टी को पढ़ने के बाद भी यहां से हम देखिए दूसरी स्थलाकृति को पढ़ते हैं कि यहां पर दूसरी स्थलाकृति है वो आपके सामने देखो कौन सी बनती है। देखना, यहां पर दूसरी स्थलाकृति है वो आपके सामने देखो कौन सी रहेगी, तो इनकी भी हम देखो यहां से चर्चा है वो करें। देखो, ये तो कुब्बड़ पट्टी की बात हुई। अब यहां से आप अगली स्थलाकृति देखोगे तो वो स्थलाकृति देखिए आपके सामने रहेगी देशहरो। देशहरो, अब ये देशहरो क्या है? तो दोस्तों, देशहरो की जब हम बात करते हैं तो देशहरो आपके सामने राजस्थान के देखो कौन से जिले में मिलेगा? उदयपुर जिले में मिलेगा। अगर इस उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर जिले में आपके सामने देखिए दो पहाड़ियां मिलेगी। कितनी पहाड़ियां मिलेगी? दो पहाड़ियां, जिसमें एक पहाड़ी का नाम तो है आपके सामने जरगा पहाड़ी। एक पहाड़ी तो है मित्रों आपके सामने जरगा पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी है आपके सामने रागा पहाड़ी। ये उदयपुर में आपको दो पहाड़ियां मिलेगी, एक जरगा पहाड़ी और दूसरी रागा पहाड़ी। तो जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का मित्रों जो क्षेत्र है, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र देखिए आपके सामने किस प्रकार का रहता है? पूरे वर्ष भर देखिए आपके सामने ये हरा भरा रहता है, यानी पूरे वर्ष भर देखिए मित्रों ये क्षेत्र आपके सामने हरा भरा रहता। और इस हरे भरे क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? देशहरो कहा जाता है। तो मित्रों यहां से देखिए आप स्थलाकृति ध्यान रखिए कि देशहरो, यानी देशहरो कहां है? तो याद रखो उदयपुर जिला है। इस उदयपुर जिले में एक तो जरगा पहाड़ी है, और दूसरी आपके सामने रागा पहाड़ी है। तो जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरे वर्ष भर देखो हरा भरा रहता। उस हरे भरे क्षेत्र को ही देखिए आपके सामने क्या कहा जाएगा? उस हरे भरे क्षेत्र को ही मित्रों क्या कहा जाएगा? तो याद रखना उसको देशहरो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देशहरो कहा जाएगा। तो आप इनका भी यहां से स्क्रीनशॉट वो ले सकते। और मित्रों उसके बाद में हम आगे की स्थलाकृति और देखते हैं। यहां से आपके सामने देखिए आगे जो स्थलाकृति है वो कौन सी आती है? देखना, यहां पर आगे आपके सामने एक स्थलाकृति और आती है। देखिएगा आपके सामने एक तो देखिए दोस्तों मेजा बांध है, एक तो आपके सामने देखो बांध है जिसका नाम है मेजा बांध। मेजा बांध दोस्तों, ये जो मेजा बांध है ये मेजा बांध आपको राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मिलेगा। कहां मिलेगा? भीलवाड़ा जिले में। और ये मेजा बांध आपके सामने कौन सी नदी पर मिलेगा? तो याद रखना है कोठारी नदी पर मिलेगा, कोठारी नदी पर। और इसी भीलवाड़ा में आपके सामने एक बांध मिलेगा जिसका नाम है बिजासन का पठार। दोस्तों यहां पर आपके पास में एक पठार है जिसका नाम है बिजासन का पठार। ये बिजासन का जो पठार है ये आपको मिलेगा मांडलगढ़ में। कहां मिलेगा? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ है वो भी आपके सामने कहां है? भीलवाड़ा जिले में। तो मित्रों एक तरफ तो आपके सामने देखो इधर से तो मेजा बांध है, इधर से तो आपके सामने ये मेजा बांध है, और इधर से आपके सामने देखो यहां पर आपके सामने ये बिजासन का पठार है। ये मेजा बांध और बिजासन का जो पठार है मित्रों, मेजा बांध और बिजासन का जो पठार है, इस पठार के मध्य आपके सामने यहां पर देखिए जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी पूरे वर्ष भर हरा भरा रहता। यानी ये क्षेत्र भी आपके सामने पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा?
वर्ष भर आपके सामने कैसा रहेगा, ये हरा भरा रहेगा। ठीक है, तो मेजा बांध जो भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर बना है, और ये बीजासन का जो पठार है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना। तो मेजा बांध और बीजासन के पठार के मध्य का क्षेत्र है दोस्तों, वो क्षेत्र पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो इस हरे भरे क्षेत्र को देखिए क्या कहा गया है, तो दोस्तों यहां पर आप याद रखिएगा, उसको कहा गया है राजस्थान का ग्रीन माउंट। क्या कहा गया इसको, राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा गया है। तो राजस्थान का ग्रीन माउंट देखिए किसे कहा गया है, तो यहां पर मेजा बांध और बीजासन के पठार के मध्य का क्षेत्र वो पूरे वर्ष भर हरा भरा है, उस हरे भरे क्षेत्र को राजस्थान का ग्रीन माउंट है वो बोल देते हैं। इसी ग्रीन माउंट को देखिए दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं कि इस राजस्थान के ग्रीन माउंट को ही राजस्थान का ग्रेट माउंट भी बोलते हैं। राजस्थान का ग्रीन माउंट और राजस्थान का ग्रेट माउंट। देखिए मित्रों यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मेजा बांध और बीजासन के पठार के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र देखिए आपके सामने पूरे वर्ष भर देखो हरा भरा रहता, और इस हरे भरे क्षेत्र को आप बोल सकते हैं राजस्थान का ग्रीन माउंट या राजस्थान का ग्रेट माउंट है वो बोल सकते हैं। तो ये बात भी आप यहां से इस्तेलाकर्ती के रूप में ध्यान रखोगे। क्लियर है मित्रों बात यहां तक। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं मित्रों, तो यहां पर आपके सामने आगे देखिए कौन सी इस्तेलाकर्ती है वो आती है। देखना आगे यहां से इस्तेलाकर्ती देखें तो वो इस्तेलाकर्ती मित्रों आती है आपके सामने बाकर के रूप में। क्या आती है, बाकर के रूप में। देखिए बाकर किसको कहा जाता है, तो यहां से आप लोग ध्यान रखें कि राजस्थान का जो सिरोही जिला है, राजस्थान का जो सिरोही जिला है, उस सिरोही जिले में आपके सामने देखिए जो उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं, उन कटक पहाड़ियों को देखिए क्या बोला गया है, तो याद रखना उसको मित्रों बाकर कहा गया है। यानी बाकर के बारे में आपसे पूछे कि बाकर किसको कहा जाता है, तो सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं, उन कटक पहाड़ियों को ही देखिए मित्रों बोलेंगे बाकर। उसके बाद में बाकर के बाद में मित्रों आपसे एक इस्तेलाकर्ती और पूछेगा जिसका नाम होगा गिरवा। क्या होगा, गिरवा होगा। अब ये गिरवा किसको बोलते हैं, तो गिरवा की जब आपसे स्थिति पूछे तो याद रखना कि ये राजस्थान का जो उदयपुर जिला है, कौन सा जिला, उदयपुर जिला। इस उदयपुर जिले में आपको जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियों की मेखलाई मिलती है मित्रों यहाँ पर आपके सामने जो उदयपुर जिला है, इस उदयपुर जिले में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियों की मेखला है, तस्तरी नुमा पहाड़ियों की मेखला, तो तस्तरी नुमा पहाड़ियों की जो मेखला है, उन मेखला को क्या कहा जाता है, उन मेखलाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको बोल दिया जाएगा गिरवा। तो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियों की जो मेखला है वो मेखला तो गिरवा कहलाती है, और सिरोही में जो उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं वो कटक पहाड़ियां आपके सामने बाकर कहलाती है। तो ये दो इस्तेलाकर्ती आप यहां से और याद कर लेंगे तो आप इनका भी यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मित्रों आप इनको साथ के साथ लिख ले मित्रों। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इसको शेयर है वो जरूर करें। अब देखिएगा यहां से आपके सामने आगे जो इस्तेलाकर्ती आती है वो इस्तेलाकर्ती देखिए कौन सी आती है। आगे की इस्तेलाकर्ती को मित्रों आप यहां से और समझिएगा। यहां से आपके सामने देखिए जो इस्तेलाकर्ती है वो आपके सामने देखिए और कौन कौन सी इस्तेलाकर्ती है वो आती है। देखना यहां पर आपके सामने देखिए और इस्तेलाकर्ती है वो कौन सी आती है, तो यहां पर आपको एक इस्तेलाकर्ती मिलती है जिसका नाम है मगरा।
कौन सी इस्तेलाह करती है? मगरा। तो मित्रों ये जो मगरा जो आपके सामने लिखा है दोस्तों, ये जो अभी मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूं वो बातें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहां से बातें आपको कंफ्यूज ज्यादा करेगी। तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आपके सामने इस मगरा से संबंधित सारी की सारी स्थितियां वो बता देता हूं, ताकि आपकी ये बात याद रहे। देखो सबसे पहले अगर मगरा की बात करें तो मगरा देखिए दोस्तों किसको कहा जाता है? तो मगरा है ये आपके सामने देखिए भेड़ की नस्ल होती है। क्या होती है? भेड़ की नस्ल होती है, यानी मगरा है ये भेड़ की नस्ल को कहा जाता है। उसके बाद में आप यहां से ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के उदयपुर जिले की जब बात आती है, राजस्थान के उदयपुर जिले की जब बात आती है तो उदयपुर जिले का जो उत्तर पश्चिमी भाग है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो उत्तर पश्चिमी भाग भी देखिए आपके सामने क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। यानी मगरा है वो भेड़ की नस्ल है और साथ के साथ उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग है वो मगरा कहलाता है। उसके बाद में आप आगे ध्यान दें, आगे ध्यान दें कि यहां पर आपसे ये कहा जाए कि मगरा क्षेत्र। देखिए दोस्तों यहां पर आपसे पूछेगा मगरा क्षेत्र, तो मगरा क्षेत्र है। इस मगरा क्षेत्र में आपके सामने देखो राजस्थान के 4 जिले शामिल होंगे। कितने जिले शामिल होंगे? 4 जिले। देखो सबसे पहले आपके सामने एक तरफ तो जिला है अजमेर, और अजमेर से नीचे आपके सामने जिला आता है भीलवाड़ा। एक अजमेर जिला है, दूसरा आपके सामने भीलवाड़ा जिला है। उसके बाद में इधर आपके सामने देखो ये राजसमंद जिला आता है, और राजसमंद जिले से ऊपर इधर आपके सामने ये पाली जिला आता है। तो मित्रों यहां से आप ये ध्यान रखें कि राजस्थान का अजमेर, पाली, राजसमंद, उसके बाद भीलवाड़ा, ये अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिले का जो भाग है वो भाग प्राचीन काल में देखो कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो याद रखना आपको यहां से ये मगरा क्षेत्र है वो कहलाता है। दोस्तों यहां से ध्यान रखें मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र में अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली का भाग आता है। तो आपसे ये बोल दें कि प्राचीन काल में कौन सा जिला मगरा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था? तो यहां से 4 जिले आप ध्यान रखें कि ये आते, इनके अलावा जो भी होगा वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली का भाग है वो मगरा क्षेत्र में आ गया। उसके बाद में देखो मित्रों आगे की बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि देखिए नाहर मगरा है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों नाहर मगरा, तो नाहर मगरा देखिए किसको बोलेंगे? नाहर मगरा किसको बोलेंगे? तो वहां पर आप ध्यान रखें कि राजस्थान में जो मेवाड़ क्षेत्र है, इस मेवाड़ के जो महाराणा हुए हैं, मेवाड़ के जो महाराणा है, इन महाराणाओं का जो आखेट स्थल है, महाराणाओं का जो आखेट स्थल है, उस आखेट स्थल को देखिए मित्रों क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना उसको नाहर मगरा कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले मैंने कहा मगरा देखिए किसे कहा गया है? भेड़ की नस्ल को कहा गया है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग है उसको कहा गया है। फिर आपके सामने एक क्षेत्र आया मगरा क्षेत्र, ये मगरा क्षेत्र में अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, ये 4 जिलों का भाग आता है। फिर देखिए नाहर मगरा, तो नाहर मगरा है ये आपके सामने देखो मेवाड़ के महाराणाओं का आखेट स्थल है। क्या है? मेवाड़ के महाराणाओं का आखेट स्थल है। उसके बाद में देखो मित्रों आपसे और पूछेगा नाहर नृत्य, आपसे पूछेगा कि नाहर नृत्य, तो नाहर नृत्य दोस्तों आपके सामने देखिए कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो आपको कहना है भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है। ये भीलवाड़ा जिले में जो नाहर नृत्य है ये होली के 13 दिन बाद आता है, होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद, और होली के 13 दिन बाद आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगी रंग तेरस। इस रंग तेरस के दिन, होली के 13 दिन बाद यानी जो रंग तेरस है, उस रंग तेरस को भीलवाड़ा जिले में नाहर नृत्य वो किया जाता।
तो देखो यहां पर नाहर लिखा है, यहां नाहर लिखा है, यहां मगरा है, यहां मगरा है, यहां पर भी मगरा है। उसके बाद में मित्रों देखिए आपसे यहां से और स्थिति पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कोडमाल मगरा। क्या पूछेगा? कोडमाल मगरा, कोडमाल मगरा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कोमन मगरा, कोमन मगरा। उसके बाद में आपसे पूछेगा लेगा मगरा, लेगा मगरा। उसके बाद में आपसे पूछेगा यहां से, आपसे आगे पूछेगा यहां से ओरन मगरा। मित्रों यहां पर देखिए ओरन मगरा। उसके बाद में आपसे पूछेगा बाकी मगरा, बाकी मगरा। उसके बाद में आपसे पूछेगा यहां से माकड़ मगरा, माकड़ मगरा। उसके बाद में आपसे कहेगा बाबा का मगरा, बाबा का मगरा। तो देखिए कोडमाल मगरा है मित्रों आपके सामने। यहां से आप देखें, यहां से आप देखें कि कोडमाल मगरा है, कोमन मगरा है, लेगा मगरा है, उसके बाद में ओरन मगरा है, बाकी मगरा है, माकड़ मगरा है और बाबा का मगरा है। फिर देखिए दोस्तों हमने यहां से देख लिया कि ये बाबा का मगरा। अब ये सारी की सारी जब हम यहां से स्थिति को देखें तो ये सारी की सारी स्थिति आपको राजस्थान के देखिए कौन से जिले में मिल जाएगी? तो याद रखना है उदयपुर जिले में। कहां मिल जाएगी दोस्तों? उदयपुर जिले में। अब यहां हमें यह देखना है कि जो कोडमाल मगरा, कोमन मगरा, लेगा मगरा, ओरन मगरा, बाकी मगरा और ये जो माकड़ मगरा, ये यहां पर उदयपुर में कुछ चोटियों के नाम है। दोस्तों याद रखना कुछ चोटियों के नाम है, ये सारी की सारी उदयपुर जिले में। लेकिन दोस्तों ये जो बाबा का मगरा है, ये बाबा का मगरा आपको देखिए यहां पर जयसमंद झील में मिलेगा। जयसमंद झील, जब आप देखिए जयसमंद झील का अध्ययन यहां से करेंगे तो जयसमंद झील आपके सामने देखो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसी जयसमंद झील के पास में देखिए यहां पर कुछ 7 टापू बने। क्या बने? 7 टापू। इन 7 टापुओं में आप देखिए सबसे बड़े टापू का नाम देखोगे तो वो टापू तो है आपके सामने बाबा का बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का जब आप नाम देखोगे तो वो नाम मिलेगा आपको देखिए प्यारी। क्या मिलेगा? प्यारी। तो यहां पर मित्रों जब आप देखिए ये करेंगे कि जो बाबा का जो बांगड़ा है उस बाबा का बांगड़ा के पास में यहां पर बाबा का मगरा है। क्या है? बाबा का मगरा। तो ये जो बाबा का मगरा ये जयसमंद झील में देखिए, जयसमंद झील के पास में बाबा का बांगड़ा के पास ये स्थित है। और इसी बाबा का मगरा के पास यहां पर आरटीडीसी के द्वारा, दोस्तों ध्यान रखना, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके द्वारा देखिए यहां पर एक होटल है वो संचालित की गई है जिसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। ये जो आइसलैंड रिसोर्ट जो होटल है वो होटल आपके सामने देखिए कहां संचालित है? तो याद रखना बाबा का मगरा के पास है ये संचालित है। तो यहां से हमने देखा कि सबसे पहले देखो मित्रों आपके सामने क्षेत्र आया कौन सा? मगरा का। सबसे पहले स्थान आया आपके पास मगरा का। तो मगरा है ये भेड़ की नस्ल है। उसके साथ साथ उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, देखिए यहां ध्यान दीजिए, उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो कहलाएगा आपके सामने मगरा। फिर देखिए मगरा क्षेत्र, तो मगरा क्षेत्र में आपके पास में राजस्थान के 4 जिले आ रहे हैं। एक जिला अजमेर है, दूसरा भीलवाड़ा है,
तीसरा राजसमंद है और चौथा आपके पास पाली है। तो अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद पाली का भाग है वो मगरा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ा जाएगा। उसके बाद में मित्रों यहां से आपके सामने नाम लिखा है नाहर मगरा। तो ये जो नाहर मगरा है ये मेवाड़ के महाराणाओं का देखिए क्या है, आखेट स्थल है। मित्रों यहां पर आप आखेट स्थल ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के जो महाराणा हुए उनका जो आखेट स्थल है वो नाहर मगरा कहलाता है। उसके बाद में नाहर नृत्य की बात करते हैं तो वो नृत्य आपके सामने भीलवाड़ा जिले का प्रसिद्ध है, जो होली के 13 दिन बाद रंगतेरस को मनाया जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों मैंने कहा कि कोडमाल मगरा, कोमन मगरा, लेगा मगरा, ओरन मगरा, बांकी मगरा, माकड़ मगरा, ये सारी की सारी चोटियां हैं और ये चोटियां कौन से जिले में मिलेगी, उदयपुर में मिलेगी। फिर मैंने यहां से कहा आपके सामने बाबा का मगरा, तो ये बाबा का मगरा है ये भी उदयपुर में, ये बाबा का मगरा है ये भी उदयपुर में, लेकिन उदयपुर में ये जयसमंद झील के पास है, क्योंकि जब जयसमंद झील को जब आप पढ़ते हो तो इस झील का देखिए विस्तार है वो उदयपुर जिले में आता है। जयसमंद झील का विस्तार है वो कहाँ आता है, यहाँ उदयपुर जिले में आता है। तो इस जयसमंद झील के पास में देखो यहाँ पर छोटे बड़े कुछ 7 टापू बने, जिनमें भील और मीणा जनजाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते। तो ये जो 7 टापू है, इन 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का नाम तो बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम आप ध्यान रखें प्यारी है। तो बाबा का जो बांगड़ा है उस भांगड़ा के पास में देखो बाबा का मगरा है। क्या है मित्रों, बाबा का मगरा है। और इसी बाबा के मगरा के पास में आरटीडीसी के द्वारा देखो आइसलैंड रिसोर्ट होटल है वो संचालित की गई है। आरटीडीसी का मतलब राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये स्थिति आपके सामने कुछ इस्तलाकर्तियों को लेकर के आई है मित्रों। तो अगर आपको इतनी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, इन सारी की सारी चीजों का दोस्तों आप यहां से स्क्रीनशॉट है वो ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यहां से आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों इतने शानदार तरीके से हम राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी राजस्थान पुलिस हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं वो आपके सामने यहां से आपको देखिए मिल रहे हैं। तो आप इनका यहां से पहले स्क्रीनशॉट वो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले मित्रों, और इन चीजों को साथ के साथ आप लिख ले। फिर मित्रों देखिए आगे हम बात करते हैं, आपका ये दूसरा पार्ट पूरा हो चुका है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पहला हमने पढ़ा मरुस्थल, मरुस्थल को पूरे विस्तार से पढ़ा। जो हमने पीछे का जो वीडियो था उसमें देखिए हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद में हमने अरावली पर्वत श्रेणी है, उस अरावली पर्वत श्रेणी को हमने पढ़ा, उनका वीडियो वो भी मैंने आप लोगों के सामने पहले से प्रस्तुत है वो कर दिया। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अरावली पर्वत श्रेणी में कुछ इस्तलाहकर्तियां थी, उन इस्तलाहकर्तियों के बारे में भी लोग आपको देखिए दोस्तों बता दिया। अब यहां से हम आगे चलते हैं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का मित्रों यहां से आपके सामने देखो तीसरा पार्ट आता है, और उस तीसरे पार्ट की देखिए हम यहां से अभी स्थिति को यहां से पढ़ते हैं। यहां से तीसरी स्थिति देखिए यहां से पढ़ते हैं जो आपके सामने पूर्वी मैदानी भागों के रूप में आपको मिलती है। यहां से आगे देखिए दोस्तों आपके सामने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो हम देखिए पढ़ रहे थे, और यहां से अभी आपके सामने इन भौतिक प्रदेशों में देखो तीसरा पार्ट है वो हम यहां से पढ़ते हैं। देखो मित्रों यहां पर आपके सामने ये राजस्थान का मानचित्र हुआ, ये राजस्थान का मानचित्र हुआ।
और इस मानचित्र में देखिए हमने यहां से पढ़ा था कि ये जो भाग आपके सामने चल रहा था ये तो मरुस्थल का चल रहा था, और उसके बाद में यहां से आपके सामने ये अरावली का भाग चल रहा था। और इस अरावली पर्वत श्रेणी से अभी नीचे का जो पार्ट आपके सामने रहेगा तो ये तो देखो मरुस्थल का भाग था, ये आपके सामने अरावली का भाग था, और अभी आपके सामने ये तीसरा पार्ट चलेगा। और उसके बाद में चौथा पार्ट हम तीसरे पार्ट को पढ़ने के बाद हम देखिए इसको पढ़ेंगे, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो मित्रों यहां पर आपके सामने जो तीसरा पार्ट अभी आपके सामने चल रहा है, तो आप पहले पॉइंट लगाइए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट का नाम है आपके सामने मित्रों पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग, ये जो मित्रों आपके सामने पूर्वी मैदानी भाग है, इस भाग की देखो विशेषता क्या है। ये पूर्वी जो मैदानी भाग है उनकी क्या विशेषता है, क्या क्या प्रश्न देखिए आपसे यहां से पूछा जा सकता है। देखो अगर हम सबसे पहले पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये मित्रों आपके सामने राजस्थान के देखिए कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है। दोस्तों राजस्थान के ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, तो आपको ध्यान रखना ये राजस्थान के आपके सामने 23% भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन अगर यहां से हम देखें तो ये राजस्थान की इसमें देखो कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो निवास करती है, तो यहां पर आपको 39% जनसंख्या है वो निवास करती है। तो यहां से ध्यान रखना 39% जनसंख्या, यानी राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग के रूप में, ये मैदानी भाग राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला है, जबकि यहाँ पर 39% जनसंख्या वो निवास करती है। उसके बाद में ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये भाग आपके सामने देखो किसका अवशेष है, तो याद रखना ये टैथिस सागर का अवशेष है। मित्रों किसका अवशेष है, तो यहां पर आप ध्यान रखें ये किसका अवशेष है, तो अवशेष आपको याद रखना है टैथिस सागर, ये टैथिस सागर का अवशेष है मित्रों। उसके बाद में इस मैदानी भागों की जब हम उत्पत्ति देखते हैं तो इनकी देखिए जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, तब आपको याद रखना है प्लीस्टोसीन काल से। प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन जो काल है वहां से आपके सामने इस मैदानी भागों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब देखिएगा कि जब इस मैदानी भाग की बात करते हैं तो मैदानी भाग के आपके सामने जो उच्च भूभाग है मित्रों, जो उच्च भूभाग है वो उच्च भूभाग देखिए आपके सामने कैसे हैं, तब आपको याद रखना है टिल्लेनुमा है। यानी जो मैदानी भाग है इस मैदानी भाग के जो उच्च भूभाग है वो भूभाग कैसे है, टिल्लेनुमा है। और टिल्लेनुमा होने के कारण मित्रों इसको कहा जाता है पीडमांड का मैदान। क्या कहा जाता है, पीडमांड का मैदान। और इस पीडमांड के मैदान का जो विस्तार आपको मिलने वाला है मित्रों, वो मैदान का विस्तार आपको मिलेगा देवगढ़ में। और ये मित्रों जो देवगढ़ है, ये देवगढ़ आपके सामने कहाँ है, तो याद रखना है आपको राजसमंद में है। कहाँ है, राजसमंद में। तो देखिएगा कि इस पूर्वी मैदानी जो भाग है, इस पूर्वी मैदानी भाग के जो उच्च भूभाग है वो उच्च भूभाग देखिए टिल्लेनुमा है। और टिल्लेनुमा होने के कारण देखो इसको क्या कहा गया है, पीडमांड का मैदान कहा गया। और पीडमांड के मैदान का विस्तार कहाँ है, देवगढ़ राजसमंद में। कहाँ है मित्रों, देवगढ़ राजसमंद में। उसके बाद में देखिए ये जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है, इनकी आगे और खास बात देखो क्या है, इनकी यहां से और खास बात देखिए क्या है। ये पूर्वी मैदानी भाग है, ये राजस्थान का आपके सामने देखो सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। मित्रों राजस्थान का सबसे ज्यादा जो उपजाऊ भौतिक प्रदेश है वो भौतिक प्रदेश आपके सामने देखो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश आपके सामने आ रहा है कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग।
इस मैदानी भाग में जब आप देखोगे तो राजस्थान में देखो यहां पर जो सबसे ज्यादा जो कृषि होती है या जो सिंचाई होती है, जो कृषि होती है, या राजस्थान में यहां पर जो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो सिंचाई मित्रों आपके सामने कुओं के द्वारा होती है, या फिर आप कह सकते हो नलकूपों के द्वारा होती है। कुओं और नलकूपों के द्वारा यहाँ पर मैदानी भागों में सिंचाई है वो की जाती। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, इस पूर्वी मैदानी भाग में देखिए जो सिंचाई होती है वो सिंचाई कुओं के द्वारा होती है और नलकूपों के द्वारा होती है। उसके बाद में इस पूर्वी मैदानी भाग की देखिए जब हम यहाँ से मुख्य नदी की बात करें, इस मैदानी भाग की मुख्य अगर हम नदी की बात करें तो वो मुख्य नदियां आपके सामने देखो कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के बाद में मित्रों आप याद रखें बनास नदी, और बनास नदी के बाद में आप यहां से याद रखें माही नदी, और माही के बाद में आप नदी याद रखिएगा बाणगंगा नदी। तो मित्रों यहां से आपको ध्यान ये रखना है कि जो पूर्वी जो मैदानी भाग है, इस पूर्वी मैदानी भाग की जो मुख्य नदियां हैं वो मुख्य नदियां आपके सामने देखो कौन कौन सी है। चंबल नदी है, उसके बाद में बनास नदी है, माही नदी है और बाणगंगा नदी है। तो यहां से आप देख भी सकते हैं, यहां से आप देख भी सकते हैं, देखिए चंबल नदी का जो भाग है वो इस प्रकार से आपके सामने रहेगा। हम अपवा तंत्र को भी पढ़ेंगे लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी स्थिति है उसको समझ ले। इधर से ये चंबल नदी बह रही है, इधर से आपके सामने देखो ये बनास नदी कुछ इस प्रकार से देखो इस चंबल नदी में मिलती है, और चंबल के बाद में इधर से आप देखोगे तो इधर से आपके सामने ये माही नदी का विस्तार आ जाएगा, और माही के बाद में यहां से आपके सामने देखो ये बाणगंगा नदी का भाग आ जाएगा। तो इधर से ये बाणगंगा नदी बहती है, इधर से आपके सामने ये चंबल नदी बहती है, और इधर से आपके सामने देखो ये नदी कौन सी बह रही है, बनास नदी, और इधर से नदी कौन सी बह रही है, ये माही नदी। तो ये मैदानी भाग है, इस मैदानी भागों की जो मुख्य नदियां हैं वो चंबल है, बनास है, माही है और बाणगंगा नदी है। लेकिन मित्रों यहां पर आप ये देखेंगे कि इस पूर्वी मैदानी भागों की अगर यहां से हमें मुख्य नहर की बात करें, मुख्य नहर की, तो इनकी जो मुख्य नहर है वो मुख्य नहर देखो कौन कौन सी है। तो एक नहर तो आप याद रखिएगा गुड़गांव नहर, कौन सी नहर है, गुड़गांव नहर। और दूसरी नहर जब आप यहां से देखोगे तो वो नहर आपको मिलने वाली है भरतपुर नहर। तो गुड़गांव नहर और भरतपुर जो नहर है ये दोनों की दोनों यहाँ की इस मैदानी भागों की मुख्य नहर है। उसके बाद में देखो मित्रों आगे हम देखें कि ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, इस पूर्वी मैदानी भाग का जो ढाल है, जो आपके सामने देखो इसका जो ढाल है वो ढाल आपके सामने देखो किस प्रकार का रहेगा। तो वो ढाल आप याद रखिएगा दक्षिण से उत्तर पूर्व, दक्षिण से मित्रों उत्तर पूर्व की ओर है। या विस्तार पूछे कि पूर्वी मैदानी भागों का राजस्थान में विस्तार है तो वो विस्तार आप कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर आप इनका विस्तार है वो रख सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहां पर मैंने कहा कि देखिए इस मैदानी भाग के जो उच्च भूभाग है वो उच्च भूभाग देखिए कैसे हैं, टीलेनुमा है, कैसे हैं, टीलेनुमा है। और टीलेनुमा होने के कारण इसको देखो कहा गया है पीडमांड का मैदान। पीडमांड के मैदान का विस्तार राजस्थान में आप देखते हैं तब तो देवगढ़ राजसमंद में मिलता है, लेकिन पीडमांड का मैदान अगर आपसे विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व में आपके सामने जो पीडमांड का मैदान है वो कहां है, तो आप याद रखें यूएसए में। कहां है, यूएसए में। यानी पीडमांड का मैदान विश्व में तो यूएसए में, और इस पूर्वी मैदानी भाग के उच्च भूभाग टीलेनुमा होने के कारण इसको पीडमांड का मैदान बोल देते हैं। और इस पीडमांड के मैदान का विस्तार देवगढ़ राजसमंद में। अब देखिए मित्रों ये तो देवगढ़ जो राजसमंद में, एक देवगढ़ आपको देखिए यहां पर मिलने वाला है मित्रों, एक देवगढ़ आपको यहां मिलने वाला है।
और ये देवगढ़ आपके सामने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, ये देवगढ़ जो प्रतापगढ़ जिले में है ये मित्रों आपके सामने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कह सकते हैं ये पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। एक देवगढ़ राजसमंद में जो पिडमांड के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, और एक देवगढ़ आपके पास प्रतापगढ़ में है जो पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है। एक देवगढ़ पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा है वो यहाँ पर स्थापित की गई। दोस्तों याद रखना, राजस्थान की दूसरी पवन चक्की या पवन ऊर्जा वो कहाँ स्थापित की जाती है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थापित की जाती है। और पहली जो पवन ऊर्जा है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए क्षेत्र है अमरसर, और ये अमरसर है आपके सामने जैसलमेर में। तो अमरसर जैसलमेर है, यहाँ पर राजस्थान की पहली पवन चक्की है वो यहाँ पर स्थापित की जाती। ध्यान दीजिए कि राजस्थान की जो पहली पवन चक्की, जो पहली पवन ऊर्जा वो तो आपकी अमरसर देखिए जैसलमेर में स्थापित की गई, और दूसरी पवन चक्की या पवन ऊर्जा वो आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ है वहां स्थापित की गई। और तीसरी जो पवन चक्की है वो मित्रों आपके सामने देखो यहाँ स्थापित की जाती, जो आपके सामने फलोदी है जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में। तो फलोदी जो जोधपुर है वहां पर आपके सामने देखिए एक स्थान आता जिसका नाम आता बीडली। बीडली, ये बीडली जो फलोदी जोधपुर जिले का भाग है, यहां पर राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा या पवन चक्की है वो स्थापित की जाती। तो पहली पवन चक्की, पहली पवन ऊर्जा है वो तो आपके सामने अमरसर जैसलमेर में स्थापित की जाती। फिर मित्रों राजस्थान की दूसरी पवन चक्की या पवन ऊर्जा है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थापित की जाती है, और तीसरी आपके सामने बीडली फलोदी जोधपुर में स्थापित है वो की जाती। तो मित्रों आज आपने यहां से देखिए पूर्वी मैदानी भागों को पढ़ा, और इस पूर्वी मैदानी भागों की मैंने आपके सामने कुछ चर्चा की है। वो चर्चा आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? अगर मित्रों आपके वाकई में ये बातें समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये पता चले कि वास्तव में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा होता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने देखिए सिस्टम से चल रहा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम से चल रहा है कि किस तरीके से हमें इन चीजों को याद करना है, कैसे इन चीजों को समझना है। तो आप थोड़ा सा एक काम करके यहां से इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर करें, उनको बताएं आप कि वास्तव में देखो यहां से कितनी शानदार तरीके से तैयारी है वो चल रही है। तो यहां से देखो आप इनको शॉर्ट करके पढ़ सकते हैं कि जब पूर्वी मैदानी भाग है तो पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला, यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है। ये 33 सागर का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसिन काल में हुई है, और इनका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदानी भाग के उच्च भूभाग टीलेनुमा होने के कारण इसको पीडमांड का मैदान बोलते हैं, जिसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद में। पीडमांड का मैदान है वो यूएसए में। उसके बाद में देखिए इसकी मुख्य नहर गुड़गांव भरतपुर नहर है। पूर्वी मैदानी भाग की जो मुख्य नदी है वो चंबल बनास माही है। उसके बाद बाणगंगा है। फिर ये राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में यहाँ सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। फिर मैंने 2-4 बातें इधर से बता दी कि ये जो देवगढ़ राजसमंद है ये तो पीडमांड के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। एक देवगढ़ जो प्रतापगढ़ में है वो आपके पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की दूसरी जो पवन चक्की है वो यहाँ पर देखिए देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थापित की गई। तो पहली याद करो अमरसर जैसलमेर में, दूसरी आपकी पवन चक्की है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और तीसरी आपकी बीडली फलोदी जोधपुर में। इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हो। देखिए 2 मिनट में आपने इस पूरी चीजों को याद कर लिया। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और उसके बाद में हम देखिए यहां से आगे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो चौथा पार्ट है वो चौथा पार्ट आपके सामने देखिए कौन सा आ रहा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है इनकी क्या खास बात है, इनकी क्या विशेषता है, तो इनको भी हम देखिए यहां से पढ़ने की कोशिश है वो करते हैं। ठीक है, तो आप पहले इनका यहां से स्क्रीनशॉट है वो ले लें। मित्रों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने रजिस्टर में आप इन सारी की सारी बातों को यहां से फीड वो कर ले।
अब देखिए मित्रों, यहां से आपने स्क्रीनशॉट लिया और लेने के बाद में देखिए हम यहां से देखिए चौथा जो पार्ट है उसका भी देखिए हम यहां से विस्तार से अध्ययन वो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम आगे चलने वाले हैं और इस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आप यहां से देखिए चौथा पार्ट वो पढ़ेंगे मित्रों, चौथा पार्ट। और वो चौथा पार्ट आपके सामने देखिए कौन सा रहेगा, तो यहां पर आपके सामने ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहां से आपके सामने ये वापस आ चुका है राजस्थान, और इस राजस्थान का जो चौथा पार्ट है भौतिक प्रदेशों में, वो पार्ट है आपके सामने देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को देखिए मित्रों, यहां से हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए, आप यहां से देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को यहां से पढ़ने वाले। अब देखो, ये आपके सामने राजस्थान है और इस राजस्थान का देखिए जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है वो आपके सामने देखिए किस प्रकार से रहेगा। ये राजस्थान की देखिए इधर से दक्षिण दिशा और इधर से है पूर्व दिशा, और इस दक्षिण पूर्व भाग में देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये जो भाग मिलने वाला है ये चौथा भाग मिलने वाला है। देखो, पहला आपके सामने ये भाग हमने पढ़ा था मरुस्थल का, यहां से फिर आपके सामने ये भाग आ गया था अरावली का, ये मैदानों का। 1 नंबर को हमने पढ़ लिया, 2 नंबर हमने अरावली को पढ़ लिया, फिर 3 नंबर यहां से हमने मैदानी भाग को पढ़ लिया। अभी जो चौथा पार्ट आपके सामने आने वाला है मित्रों, वो पार्ट है आपके सामने देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है मित्रों, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, और इस पठारी भाग को आप दक्षिणी पूर्वी पठार भी बोल सकते हैं। अब देखो कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है मित्रों, इस भाग की देखो क्या क्या विशेषता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की क्या क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, ये जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे। इसको जब प्रत्यक्ष रूप से जब आप देखेंगे या फिर जब आप अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये भाग किसका है। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जब आप देखोगे मित्रों तो ये मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार का हिस्सा है। और अप्रत्यक्ष रूप से जब आप देखोगे तो ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भाग या प्रायद्वीपीय पठार। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये मालवा के पठार का हिस्सा है, और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब मित्रों, यहां से देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जब हम यहां से एक एक स्थिति को देखते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने देखिए स्थिति ये रहेगी कि ये राजस्थान है। इस राजस्थान की देखिए कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है। तो मित्रों, यहां पर ये 6.89% देखिए भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? आपके सामने 6.89% भूभाग पर फैला। जबकि यहां पर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो देखो कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो यहां निवास करती है। तो मित्रों, यहां पर आपके सामने 11% जनसंख्या वो निवास करती है। अगर हम देखिए ये अवशेष देखिए कि ये जो आपके सामने पठारी भाग है ये अवशेष किसका है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इनकी जब हम उत्पत्ति देख लें तो इनकी उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, तो अब आप याद रखिएगा आर्कियन युग से। मित्रों, आर्कियन युग है, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है।
ये अवशेष गोंडवाना लैंड का ये राजस्थान के 6.89% भूभाग पर फैला है। यहाँ पर 11% जनसंख्या वो निवास करती है और ये मालवा के पठार का यानी प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा है और प्रायद्वीपीय पठार का ये अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा है। अब इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को देखिए, अगर हम स्थानीय भाषा में देखें मित्रों, देखिए स्थानीय भाषा में देखें तो स्थानीय भाषा में देखिए इसको किस नाम से पुकारा गया, तो याद रखिएगा स्थानीय भाषा में इसको ऊपरमाल के नाम से पुकारा गया है या फिर आप कह सकते हैं उनको पाथर के नाम से पुकारा गया है। यानी यहाँ पर जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इस पठारी भाग को स्थानीय भाषा में तो ऊपरमाल का पठार बोल सकते हैं और इसके अलावा इसको आप पाथर के नाम से भी पुकार सकते हैं। लेकिन मित्रों यहां पर आप एक चीज और साथ के साथ ध्यान रखें कि ऊपरमाल का जब आपसे पठार पूछे तो ऊपरमाल का पठार देखिए आपके सामने है कहां, ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो ये ऊपरमाल का पठार देखिए मित्रों आपके सामने है कहां पर, तो याद रखना एक तो क्षेत्र आप भैंसरोडगढ़, एक तो क्षेत्र आप याद रखिएगा भैंसरोडगढ़ और एक आप क्षेत्र याद रखिएगा बिजोलिया, बिजोलिया। तो बिजोलिया है वो तो मित्रों आपके सामने भीलवाड़ा जिले में और भैंसरोडगढ़ है ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले में। तो यानी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा यानी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया है, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपके सामने देखो ऊपरमाल का पठार है वो कहलाता है। और इस ऊपरमाल के पठार को मित्रों आपके सामने कहा जाता है उत्तमाद्री, इसको उत्तमाद्री के नाम से पुकारा जाता। ऊपरमाल के पठार को उत्तमाद्री भी कहा जाता, जो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। इसी ऊपरमाल के पठार से चंबल नदी नीचे गिर करके मित्रों चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। और यहाँ पर अगर आप स्थानीय भाषा में इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को देखते हैं तो इस पठारी भाग को ऊपरमाल या पाथर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में मित्रों आगे देखिए इनकी और विशेषता को देखिएगा। देखिए इधर से तो आपके सामने ये अरावली पर्वत श्रेणी है और इधर से आपके सामने देखिए मालवा का पठार है, इधर आपके सामने मालवा का पठार है और इधर ही आपके सामने विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहां पर मित्रों आपके सामने विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब यहां से समझिएगा कि जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये पठारी भाग देखिए इधर से तो अरावली पर्वत श्रेणी है, इससे गिरा हुआ है, इधर से आपके सामने ये मालवा के पठार से गिरा हुआ है और इधर आपके सामने ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उससे गिरा हुआ है। तो यानी तीन भागों से ये गिरा हुआ है। तो इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को मित्रों देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखना इसको कहा जाता है त्रिपठार। क्या कहा जाता है मित्रों, इसको त्रिपठार कहा जाता। यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये पठारी भाग आपके सामने अगर आप देखोगे तो ये अरावली, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार से गिरा हुआ और गिरा हुआ होने के कारण इसको त्रिपठार कहा जाता। लेकिन इस त्रिपठार को देखिए मित्रों अगर हम चित्तौड़गढ़ जिले में देखें, चित्तौड़गढ़ जिले में देखें तब तो ये मालवा का पठार बन जाता है, ये मालवा का पठार बन जाता है। जबकि आप देखिए राजस्थान के कोटा, उसके बाद में बूंदी, कोटा बूंदी, उसके बाद में बारा और उसके बाद में झालावाड़। तो यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिला है। इस कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में इस त्रिपठार को देखिए मित्रों क्या कहा जाता है, तो यहां पर आप याद रखिएगा हाड़ौती का पठार। क्या कहा गया मित्रों, यहां से इसको हाड़ौती का पठार वो कहा गया है। तो देखिए यहां से मैंने कहा कि जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को स्थानीय भाषा में तो ऊपरमाल या पाथर कहा गया है
और उसके बाद में इसको देखिए त्रिपठार कहा गया। क्यों? क्योंकि ये अरावली, विंध्याचल और मालवा के पठार से घिरा हुआ है और घिरा हुआ होने के कारण तो ये त्रिपठार बन गया। लेकिन ये त्रिपठार आपके सामने चित्तौड़गढ़ जिले में ये मालवा का पठार कहलाता है और इसके अलावा ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में ये हाड़ौती का पठार है वो कहलाता है। फिर देखिए दोस्तों, यहां से हम आगे बात करते हैं इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। तो ये बात तो हमने देखिए क्लियर कर ली कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इधर से मालवा का पठार है, इधर से विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इनसे घिरा हुआ है, तब तो ये त्रिपठार है। अगर ये चित्तौड़गढ़ में पूछे तो ये मालवा का पठार है, अगर ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पूछे तो ये हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती का पठार है वो भी आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। इस पठार को स्थानीय भाषा में ऊपरमाल या पाथर कहा जाता है। अभी देखिए इनका हम विस्तार देखें या इनका जो ढाल है वो ढाल देखें, तो इनका ढाल है वो आपके सामने दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। मित्रों, इसका जो ढाल है वो कैसे रहेगा? दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इस पठारी भाग को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो मित्रों, पहले आप देखिए यहां से इसके भागों को देखेंगे तो इनके कौन कौन से भाग आपके सामने रहेंगे। तो इन भागों के ऊपर देखिए अभी हम चर्चा करते हैं। देखो, यहां से आपके सामने देखिए कौन कौन से भाग आते हैं, उन भागों की देखिए हम यहां से चर्चा करें। देखो, यानी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, इस पठारी भाग को देखिए कितने भागों में बांटा गया। तो मित्रों याद रखना, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 भागों में देखा जाए तो सबसे पहला भाग तो देखिए आपके सामने रहेगा पर्वतीय प्रदेश का। सबसे पहला जो भाग है वो तो कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश का। दूसरा जो भाग है वो है आपके सामने नदी निर्मित प्रदेश का। नदी निर्मित प्रदेश का, ये नदी निर्मित प्रदेश का है। और उसके बाद में तीसरा जो भाग है मित्रों, वो भाग आपके सामने है साहेबाद की उच्च भूमि। साहेबाद की उच्च भूमि। उसके बाद में चौथा जो भाग है आपके सामने, वो भाग है आपके सामने झालावाड़ पठार। झालावाड़ पठार। और उसके बाद में अगला है आपके सामने डग गंगाधर प्रदेश। यहां से अगला पॉइंट है आपके सामने डग गंगाधर प्रदेश। देखना, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इस पठारी भाग को देखिए मित्रों कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। 5 भागों में सबसे पहला भाग तो है पर्वतीय प्रदेश का। दूसरा भाग आपके सामने है नदी निर्मित प्रदेश का। तीसरा भाग आपके सामने है साहेबाद की उच्च भूमि का। चौथा भाग है आपके सामने झालावाड़ पठार का। और 5वां मित्रों जो भाग है वो है आपके सामने डग गंगाधर प्रदेश का। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट प्रदेश है वो प्रदेश मित्रों आपके सामने पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा भाग है? पर्वतीय प्रदेश का। तो मित्रों इस पर्वतीय प्रदेश को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये जो पर्वतीय प्रदेश है, इस पर्वतीय प्रदेश को देखिए पुनः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपके सामने देखिए एक जो पहाड़ी है उसका तो नाम है आपके सामने मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी। और एक पहाड़ी है आपके सामने जिसका नाम है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अब देखो यहां से जो मुकुंदरा की पहाड़ी और अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है, इनकी यहां से देखिए आपके सामने खास बात क्या है।
ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है ये तो मित्रों आपको देखिए कहाँ मिलेगी, कोटा और झालावाड़ में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कोटा और झालावाड़ में मिलेगी। और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है ये पहाड़ी आपको मित्रों कहाँ मिलेगी, बूंदी जिले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, बूंदी जिले में। और मुकुंदरा की पहाड़ी है ये कोटा और झालावाड़ जिले में मिलेगी। ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है इस पहाड़ी को कहा जाता है मित्रों आपके सामने आडावाला। क्या कहा जाता है इसको, आडावाला की पहाड़ी कहा जाता है। इसको आडावाला की पहाड़ी भी कहा जाता, आडावाला, ठीक है, आडावाला की पहाड़ी, जिसको अर्धचंद्राकार पहाड़ी भी कह सकते। अब ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, इस मुकुंदरा की पहाड़ी से तो आप एक प्रश्न यहां से ये ध्यान रखें, इस मुकुंदरा की पहाड़ी से तो आप एक प्रश्न ये ध्यान रखें मुकुंदरा पहाड़ी से, कि मुकुंदरा की जो पहाड़ी है इस पहाड़ी में आपको देखिए यहां पर एक चोटी मिलेगी। यहां पर मित्रों आपके सामने एक चोटी मिलेगी। जो मुकुंदरा की पहाड़ी है इनकी सर्वोच्च चोटी है, इनकी सर्वोच्च चोटी है। और उस चोटी का नाम है आपके सामने देखिए कौन सा यानी मुकुंदरा की जो पहाड़ी है उस मुकुंदरा की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम तो आप याद रखोगे चंदवाड़ी चोटी। कौन सी चोटी याद रखोगे, चंदवाड़ी चोटी। और जो आपके सामने अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है, इस अर्धचंद्राकार पहाड़ी की जब बात करते हैं, अर्धचंद्राकार जब पहाड़ी की हम बात करते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी की जब हम बात करते हैं तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उस चोटी का नाम है आपके सामने सतूर चोटी। तो देखिए मित्रों, एक तो आपके सामने यहां से देखिए सतूर चोटी आ रही है और एक आपके सामने यहां से चंदवाड़ी चोटी आ रही है। तो यानी मुकुंदरा की पहाड़ी है, इस मुकुंदरा की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी तो आप देखिए याद रखेंगे चंदवाड़ी चोटी। कौन सी चोटी याद रखोगे, चंदवाड़ी चोटी। और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी या आडावाला की पहाड़ी है इनकी आप सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे सतूर चोटी, सतूर चोटी। अब यहां से देखिए मुकुंदरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी चोटी है और अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपके सामने देखो सतूर चोटी। तो यहां से प्रश्न ये रहेगा कि जो आपके सामने दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है इस पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जो सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी देखिए कौन सी है, चंदवाड़ी चोटी है। और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सतूर चोटी है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहां से आपसे पूछे नदी निर्मित प्रदेश, नदी निर्मित प्रदेश। तो देखिए मित्रों, जब यहां से देखिए इस जनापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से जब ये चंबल नदी यहां से निकलती है तो ये चंबल नदी देखिए अपने साथ यहां से कुछ अवसाद वो लेकर के चली जाती है। तो यहाँ का ये चंबल नदी का जो क्षेत्र वो यहाँ पर नदी निर्मित प्रदेश के रूप में रहता है। यहाँ से चंबल और चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां, जिसमें आपके सामने देखो इस प्रकार से काली सिंध नदी आती, काली सिंध नदी की सहायक नदी यहाँ से आहू नदी आती, आहू नदी की सहायक नदी यहाँ से रेवा नदी आती, रेवा नदी के अलावा इनकी सहायक नदी क्यासरी नदी आती। इधर से आपके सामने देखिए काली सिंध नदी की सहायक नदी परवन नदी आती, परवन की सहायक नदी यहाँ से नीमाज नदी आती है। और इधर से आपके सामने देखो पार्वती नदी आती है, इधर से ये पार्वती नदी आती है, इधर से आपके सामने कुन्नू नदी आती है। तो इस पठारी भाग में कई प्रकार की नदियां बहती है, यानी चंबल मुख्य नदी है, चंबल की कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जो यहाँ पर प्रदेशों का नदी निर्मित प्रदेशों का निर्माण यहाँ से कर देती है, यानी अपने साथ अवसाद भाग करके ले आती है। फिर साहेबाद की उच्च भूमि, देखिए साहेबाद की जो उच्च भूमि है वो भूमि आपको देखिए कहाँ मिलेगी, तब आपको याद रखना राजस्थान के 12 जिले में। साहेबाद की उच्च भूमि मित्रों कहाँ मिलेगी, आपको 12 जिले में मिलेगी। और इस साहेबाद की उच्च भूमि है वो भूमि आपके सामने देखो घोड़े की नाल के समान फैली है, घोड़े की नाल के समान, यानी घोड़े की नाल के समान जो आपके सामने जो भूमि है वो कौन सी, साहेबाद की उच्च भूमि है जो 12 जिले में,
इधर आपके सामने झालावाड़ पठार है, इधर ये डग गंगाधर प्रदेश है, यहाँ पर ये काली मिट्टी वगैरह यहाँ पर ये मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से आप दो चीज ध्यान रखें, एक तो पर्वतीय प्रदेश के बारे में और एक यहाँ से आप शाहबाद की उच्च भूमि के बारे में, क्योंकि शाहबाद की उच्च भूमि है ये 12 जिले में, इसकी आकृति घोड़े की नाल के समान आपसे पूछ सकता है। और ये पर्वतीय प्रदेश जो मुकुंदरा की पहाड़ी या अर्धचंद्राकार पहाड़ी के रूप में फैला, तो मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा झालावाड़ में यहाँ से चंदवाड़ी चोटी मिलेगी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सर्वोच्च चोटी है, और अर्धचंद्राकार पहाड़ी या आडावाला की पहाड़ी है जो बूंदी में आपको मिलेगी, इनकी सर्वोच्च चोटी सतुर चोटी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो मित्रों ये तो था आज के आपके सामने वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और इन भौतिक प्रदेशों में हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। मित्रों 4 पार्ट पढ़ लिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने मरुस्थल को पढ़ा, अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ा, मैदानी भाग को पढ़ा, फिर पठारी भाग को पढ़ा। तो ये 4 पार्ट आपके सामने कंप्लीट है वो हो चुके। इन सारे के सारे जो भौतिक प्रदेशों के पार्ट है वो अलग अलग पार्टों के माध्यम से आपके सामने रखे गए। तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप इन चीजों का अध्ययन करें और इन वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों आप यहां से सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।